Good morning, students. This is Mohammad Ayaz Aslam. Professionally speaking, I am an IELTS instructor. आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम लोगों ने आइल्स जो एकेडमिक रीडिंग है उसकी ट्रांसलेशंस की हुई हैं। और ये ट्रांसलेशंस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं या लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं। अगर हम एकेडमिक रीडिंग की बात करें तो काफ़ी डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को उसको अंडरस्टैंड करने में। तो उसके लिए बेसिकली दिस इज स्कैफोल्डिंग अप्रोच, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ताकि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और आप खुद से स्ट्रगल करें। मतलब जहाँ पे देखें समझ नहीं आ रही उस पार्ट को आप सुन सकते हैं, उसके बाद आप खुद से स्ट्रगल कर सकते हैं और स्ट्रगल करने के बाद उस पैसेज को अटेम्प्ट करें। ग्रेजुअली जब आप ऐसा करते जाएंगे तो देखेंगे कुछ अरसे के बाद आप खुद से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस ये जितनी भी ट्रांसलेशन है आइल्स की बुक्स जो हमारे पास जो एकेडमिक बुक्स हैं 1 to 17, इन सब की ऑलमोस्ट जो ट्रांसलेशन है हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, फ्री अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, पढ़ सकता है। टीचर्स जो हैं वो यहाँ से यूज करके आगे फर्दर पढ़ा भी सकते हैं। तो मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद हम आज का पैसेज जो है उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, ये मेरी वेबसाइट है, इसका एड्रेस है ayazaslam.com। आप www.ayazaslam.com इस ये लिखेंगे, ये लैपटॉप पे खुली हुई है इस वक्त। और यहाँ पे आप ये देखें कि आइल्स और आइल्स में रीडिंग सेशन के अंदर आ जाएं। जब आप रीडिंग सेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपको उर्दू ट्रांसलेशन का एक पिक्चर सी नजर आएगी और एक लिंक भी दिया हुआ है। जैसे ही आप उर्दू ट्रांसलेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट बुक्स हैं जो कि आप सामने आ जाएंगे। आप किसी एक बुक को ओपन कर लें, लेट्स सपोज मैं बुक नंबर 10 को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट वाइज इनके इनकी ट्रांसलेशन जो मौजूद हैं। तो अगर आप लैपटॉप पे खोल रहे हैं तो बड़े आराम से इसको ओपन करके यूज कर सकते हैं। बाज़ लोगों के मोबाइल फोन्स में इश्यूज है तो आप राइट क्लिक करें और ओपन इन यूट्यूब कर लें। यानी यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसको तो कॉपी वीडियो यूआरएल कर लें या ओपन इन यूट्यूब कर लें, तो बड़े आराम से आप इसको देख सकते हैं अगर आपके मोबाइल फोन में ये प्रॉब्लम कर रही है तो। चलें जी, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पैसेज है वो बुक नंबर 11 है, उसका टेस्ट नंबर 1 और पैसेज नंबर 3 है। आइल्स एकेडमिक रीडिंग बुक नंबर 11, टेस्ट नंबर 1, पैसेज नंबर 3, reducing the effects of climate change. This is the title. अच्छा जी, मार्को रिपोर्ट्स ऑन इंक्रीजिंगली एम्बिशियस जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर कोशिश की जाती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं उसको कम किया जाए। उसने एक्सप्लोर किया जो साइंटिस्ट ने उसके बारे में। अब ये हमें बेसिकली किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन है, आर्टिकल है। तो चलें जी शुरू करते हैं। कहते हैं सच इज आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो होता है वो हमारा जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, वो सारे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। यानी हमारी जो इन्हिसार है फॉसिल फ्यूल पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसी तरीके से सच इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। और हम अब तक बहुत ज्यादा अपनी फिजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज कर चुके हैं। That many experts agree that significant global warming is now inevitable. बहुत से माहिरीन का ये कहना है, वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो ग्लोबल वार्मिंग है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि कंसिडरेबल अमाउंट, बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसका सबको पता लगे। ग्लोबल वार्मिंग इज नाउ इनएविटेबल, वो हो के रहनी है। इनएविटेबल वर्ड है, इसका मतलब है नागुजीर। यानी नागुजीर का दूसरा आप समझ लें हतमी। ग्लोबल वार्मिंग हतमी है। उनका ये कहना है, दे बिलीव दैट द बेस्ट वे वी कैन डू इज कीप इट एट अ रीजनेबल लेवल। अब हम कर क्या सकते हैं कि इसको एक रीजनेबल लेवल पे रखा जाए। एंड एट प्रेजेंट द ओनली सीरियस ऑप्शन फॉर डूइंग दिस इज कटिंग बैक ऑन आवर कार्बन emissions। और इस वक्त यानी मौजूदा दौर के अंदर सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि जो एक ऑप्शन हमारे पास है, सीरियस ऑप्शन जो ले सकते हैं, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन फजा में हो रही है उसको कम किया जाए। बट वाइल अ फ्यू कंट्रीज आर मेकिंग
Just a minute. अच्छा सॉरी, ये few countries are making major strides in this regard. कहते हैं कि जब कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने इसमें स्ट्राइड कहते हैं छलांग को, यानी कि जो कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने लंबी छलांगे लगाई हैं इस जमन में. द मेजोरिटी आर हैविंग ग्रेट डिफिकल्टी इवन स्टेमिंग. स्टेमिंग का जो वर्ड है इसका मतलब है ओरिजिनेट और टू बी कॉज बाय. ठीक है ना. वो कह रहा है कि इसकी जो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो रही है उसको भी कम करने में नाकाम है. कुछ जगहों पे तो काफी मेजर स्ट्राइड्स हुई हैं, काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जो बड़ी मेजॉरिटी है उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी जो रीजंस हैं, इसके रूट्स हैं, वो जिसकी वजह से ये बढ़ रही है, उसको रिवर्स करना ये भी उनके लिए मसला आ रहा है. बहरहाल कॉन्सिक्वेंटली एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइंटिस्ट, बहुत ज्यादा तादाद में साइंसदान ऐसे हैं, आर बिगनिंग टू एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव ऑफ जियो इंजीनियरिंग. वो ये देख रहे हैं कि जियो इंजीनियरिंग का मुतबादिल हमें कोई मिल जाए. जियो इंजीनियरिंग की आगे डेफिनेशन दी हुई है, वो है क्या? अ टर्म विच जनरली रेफर्स टू द इंटेंशनल लार्ज स्केल मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. ये एक जियो इंजीनियरिंग एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब ये है कि खुद से डिलिबरेटली जानबूझ के बहुत ज्यादा काम किया जाए. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड मैनिपुलेट का है. इसका मतलब है कि कंट्रोल करना, टू कंट्रोल समथिंग, किसी चीज को हैंडल करना. इन्वायरमेंट के अंदर खुद से आप कंट्रोल करें इन चीजों को. अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोपोनेंट्स, इसके जो हमायती हैं उनके मुताबिक. अच्छा जी, प्रोपोनेंट का वर्ड होता है जो उसकी मतलब फेवर में होते हैं. जियो इंजीनियरिंग इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ बैकअप जनरेटर. जियो इंजीनियरिंग ऐसी है जैसे कि आपके पास बैकअप जनरेटर है. अगर आपका प्लान ए, जो कि रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल है, फेल हो जाता है, वी रिक्वायर अ प्लान बी, तो हमें प्लान बी की जरूरत पड़ती है. एम्प्लॉइंग ग्रैंड स्कीम्स टू स्लो डाउन और रिवर्स द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिसके अंदर हम स्लो डाउन करेंगे और रिवर्स करेंगे जो प्रोसेस है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको. जियो इंजीनियरिंग हैज बीन शोन टू वर्क. अब जियो इंजीनियरिंग नजर आती है काम करती हुई एटलीस्ट ऑन अ स्मॉल लोकलाइज स्केल, बेशक वो थोड़े पैमाने पर है, फॉर डेकेड्स. एक इसकी एग्जांपल आ रही है कि कई दहाइयों से मे डे परेड्स इन मॉस्को. मे डे, अब मई के महीने में सेलिब्रेशंस होती हैं अक्सर यूरोपियन कंट्रीज में या बाकी ममालिक में. वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, स्प्रिंग को सेलिब्रेट करते हैं. तो मे डे की जो परेड्स होती हैं मॉस्को के अंदर हैव टेकन प्लेस अंडर क्लियर ब्लू स्काई. वो बिल्कुल जो क्लियर ब्लू स्काई, आसमान में मतलब कोई बादल नहीं, कोई कोई चीज नहीं, उसमें होती हैं. एयरक्राफ्ट हैविंग डिपॉजिटेड ड्राई आइस. तो एयरक्राफ्ट क्या करता है? ड्राई आइस को, सिल्वर आयोडाइड और सीमेंट पाउडर को इस्तेमाल करते हैं कि डिस्पर्स क्लाउड्स, अगर वहां पे उस इलाके में बादल हो तो उसको डिस्पर्स यानी बिखेर दिया जाए. Many of the schemes now suggested look to do the opposite. अब बहुत ज्यादा स्कीम्स देखी जा रही हैं कि वो इसका उल्टा करें, यानी कि बजाय इसके कि बादलों को बिखेर दें, उन्हें इकट्ठा किया जाए. एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द प्लैनेट, और कम करें सूरज की उस रोशनी को, कि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में. अच्छा, द मोस्ट आई कैचिंग आइडिया ऑफ ऑल इज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर रॉजर एंजल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना. यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बेहतरीन आइडिया दिया है. His scheme would employ up 16 trillion minute spacecraft. अच्छा जी, उनकी स्कीम ये है कि जी 16 ट्रिलियन मिनट स्पेसक्राफ्ट के जहाज है, each weighing about 1 grant, each weighing about 1 gram, I think so. Let me see. जी ग्राम है, ये भी टाइप हुआ है. To form a transparent sunlight refracting sun. अच्छा जी, ईच वेइंग, हर एक का जो वेइंग है 1 ग्राम, और टू फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट, जो कि बनाए एक ट्रांसपेरेंट सनलाइट, सूरज की रोशनी, रिफ्रैक्टिंग सनशेड इन एन ऑर्बिट, जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगी
ऑर्बिट के अंदर 1.5 मिलियन किलोमीटर अबव द अर्थ, जमीन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर। दिस कुड आर्ग्यू एंजल रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द अर्थ बाय 2%। तो इस तरह होगा ये कि 2% जो सी है कमी हो जाएगी जब हम सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचाते हैं, या सूरज की रोशनी जमीन पर जो पहुंचती है तो उसकी हीट में 2% कमी हुआ क्या होगी। अब इससे क्या होगा। द मेजोरिटी ऑफ जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स सो फॉर कैरिड आउट, अभी तक जितने भी जियो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ठीक है ना, विच इंक्लूड प्लांटिंग फॉरेस्ट, जिसके अंदर फॉरेस्ट की प्लांटिंग भी है, डेजर्ट्स के अंदर, उसके अलावा डिपॉजिटिंग आयरन इन द ओशन टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एल्जाई, समंदर के पानी के अंदर लोहा रख देना, डिपॉजिट कर देना, जिसकी वजह से क्या हो, एल्जाई वहां पे पैदा हो, हैव फोकस्ड ऑन अचीविंग जनरल कूलिंग ऑफ द अर्थ। तो इससे जमीन जो सी है वो थोड़ा सा ठंडी हो सकती है, बट सम लोग, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली एट रिवर्सिंग द इंचिंग। अच्छा जी, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पोल्स हैं वहां पे ये चीज वापस हो, खासतौर पर आर्कटिक के अंदर। द रीजनिंग इज दैट इफ यू रिप्लेनिश द आइस शीट, अगर आप, रिप्लेनिश कहते हैं भर देना, जैसे गिलास है ना वाटर का, वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, इसे रिप्लेनिश कहते हैं। अगर आप जो आइस शीट्स हैं, यानी कि बर्फ की जो शीट्स हैं, उसको दोबारा से भर देंगे, दोबारा से बर्फ आ जाएगी, एंड फ्रोजन वाटर्स ऑल डाई हाई लैटिट्यूड्स, और जो जमा हुआ पानी है वो वहां पे ऊंची बुलंद मकामात के ऊपर आ जाएगा। मोर लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस, तो बहुत सी लाइट वापस जा सकती है स्पेस के अंदर। सो रिड्यूसिंग वार्मिंग ऑफ द ओशंस एंड एटमॉस्फेयर, तो इससे जो गर्मी है ओशंस की और एटमॉस्फेयर की वो कम हो सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजिंग एरोसोल स्प्रेज इनटू स्ट्रेटोस्फीयर अबव द आर्कटिक, ये जमीन के ऊपर एक फजा के अंदर एक स्पेस समझ लें। वो कहते हैं कि जी एरोसोल स्प्रे अगर हम करें अपनी फजा के अंदर आर्कटिक के इलाके में, तकरीबन 1131 बिन प्रपोज बाय सेवरल साइंटिस्ट, बहुत से साइंसदानों ने ये बात की है। अच्छा, ये 1131 ये टाइप हुआ बेसिकली, यहाँ पे हैज बीन प्रपोज बाय सेवरल साइंटिस्ट। हिस विल इन्वॉल्व यूजिंग सल्फर और हाइड्रोजन, तो उससे क्या होगा कि जो सल्फर, दिस वुड इन्वॉल्व सल्फर एंड हाइड्रोजन, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, दिस वुड इन्वॉल्व, जिसके अंदर सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड एरिसोल होगी, सो दैट सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म क्लाउड्स विच वुड इन टर्न, तो बादल बनेंगे जिसके नतीजे में लीड टू ग्लोबल डिमिंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग की बजाय जो हमारा जो प्लानट है उसके अंदर टेम्परेचर कम होगा। द आइडिया इज मॉडल्ड ऑन हिस्टोरिक वोल्केनिक एक्सप्लोजन, तो ये आइडिया कहाँ से आया, ये लिया गया जी एक वॉल्केनो, आतिशफशां फटा था, सच एज दैट माउंट, एक फिलीपींस के अंदर 1991 के अंदर एक पहाड़ था वहां पे, विच लेड टू द शॉर्ट टर्म कूलिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो गया था। साइंटिस्ट हैव आल्सो स्क्रूटिनाइज्ड, साइंटिस्ट ने ये चीज, इस चीज का पता लगाया, वेदर इट इज पॉसिबल टू प्रिजर्व द आइस शीट्स ऑफ ग्रीनलैंड विद रीइंफोर्स्ड हाई टेंशन केबल्स, कि क्या ये मुमकिन है कि उस जगह पे ग्रीनलैंड के अंदर हम बर्फ को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा जी, प्रिवेंटिंग आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स को हम दूर रख सकते हैं फ्रॉम मूविंग इनटू द सी, के उस समुंदर के अंदर ना आ जाएं। मीनवाइल इन रशिया, रशिया के अंदर आर्कटिक जियो इंजीनियरिंग प्लान्स इंक्लूड द प्लांटिंग ऑफ मिलियन birch ट्रीज, इसमें क्या चीज शामिल है कि बहुत ज्यादा जो birch ट्रीज हैं उनको, उनकी भी जो प्लांटिंग की जाएगी। वेयर एज आई रीजन, इन रीजन्स नेटिव ग्रीन पाइन्स शेड। अच्छा, बाज रीजन्स के अंदर क्या हो रहा है कि पाइन शेड एवरग्रीन, यानी कि कुछ दरख्त हैं जो कि पाइन के दरख्त हैं, उनको उगाया जा रहा है ताकि वो स्नो को अब्जॉर्ब करें और रेडिएशन को वहां तक ना जाने दें। birches would shed their leaves in winter, तो birch जो ट्रीज हैं वो क्या करेंगे,
अपने जो पत्ते हैं वो सर्दियों के अंदर वो फैलाए रखेंगे, इस तरीके से रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी स्नो के ऊपर से, और रीराउटिंग रशियन राइजर्स टू इंक्रीज ओल्ड वाटर रो। तो उससे फिर ये होगा कि दोबारा से वो पानी जो सा उसी तरीके से जैसे पहली हालत में था वैसे आ जाएगा। कुड ऑल्सो बी यूज टू स्लो डाउन, और इस तरीके से हम आहिस्ता भी कर सकते हैं वार्मिंग को, गर्म होने को। बास क्लाइमेट साइंटिस्ट ये कहते हैं। बट विल सच स्कीम्स एवर बी इम्प्लीमेंटेड? लेकिन क्या इस तरह की स्कीम इससे पहले भी कभी इम्प्लीमेंट हुई है? ये फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है। Generally speaking, those who most cautious about geoengineering are scientists involved in the research. तो जो साइंटिस्ट इस रिसर्च के अंदर मौजूद हैं उसमें से एंजल सेज दैट दिस प्लान नो सब्स्टिट्यूट फॉर डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अगर रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है आपने, ये उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जो आप बात करें, द ओनली परमानेंट सोल्यूशन जो सब्स्टिट्यूट रिन्यूएबल एनर्जी है फॉसिल फ्यूल के अलावा कोई दूसरी, जैसे सोलर है या कोई और है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। और डॉक्टर एक और हैं जी, वो यूएस बेस्ड पैसिफिक नॉर्थ वेस्टर्न नेशनल लेबोरेटरी के अंदर इज इक्वली गार्डेड अबाउट द रोल ऑफ जियो इंजीनियरिंग। तो वो भी जियो इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री दैट इफ वी वर टू एंड जियो इंजीनियरिंग ऑन अ गिवन डे, कि हाँ सारे कहते हैं कि हमें एक दिन जियो इंजीनियरिंग को खत्म करना पड़ेगा, देन द प्लैनेट वुड रिटर्न टू इट्स प्री इंजीनियर्ड कंडीशन। और जो प्लैनेट है वो वापस अपनी, जैसे हमने उसके अंदर चेंजेस पैदा किए हैं, तो दोबारा उन्हीं चेंजेस के ऊपर, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाली हालत के ऊपर वो आ जाएगा। एंड प्रॉब्ली विद इन 10 to 20 years, 10 से 20 सालों में, दैट सर्टनली समथिंग टू वरी अबाउट। तो यकीनी तौर पे आपको कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। US National Center Atmospheric Research has already suggested that the proposal of inject sulfur into the atmosphere। अब ये रिसर्च सेंटर है वो क्या कहते हैं कि जी सल्फर को अपनी फिजा में शामिल किया जाए। इससे क्या होगा कि रेनफॉल के पैटर्न के अंदर चेंजेस आएंगी अक्रॉस द ट्रॉपिक्स एंड द सदर्न ओशन। जियो इंजीनियरिंग प्लान्स टू इंजेक्ट, जियो इंजीनियरिंग का ये प्लान कि जो आपके स्ट्रेटोस्फिक एरिसोल है, आपकी जो फिजा है उसके अंदर एरिसोल को शामिल किया जाए, या फिर सीड क्लाउड्स या फिर क्लाउड्स पैदा किए जाएं, वुड एक्ट टू कूल द प्लैनेट। एक तरीका है कि हम अपनी जमीन को ठंडा कर सकते हैं, रख सकते हैं। एंड एक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सी आइस, ठीक है ना। और ये है कि इंक्रीज जो हमारी जो समुंदर के अंदर बर्फ है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऑल मॉडल्स सजेस्ट सम इम्पैक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो कह रहा है कि जो भी अब कम करेंगे तो उससे नमी में इजाफा हो जाएगा, उसका एक इम्पैक्ट होगा प्रेसिपिटेशन के ऊपर। इम्पैक्ट यानी कि नेगेटिव इफेक्ट होगा। जी जी पैराग्राफ की बात करते हैं। अ फर्दर रिस्क विद जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इज दैट यू कैन ओवरशूट। इसका एक मसला ये भी है कि आप ओवरशूट कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल स्कूल ऑफ जियोग्राफिकल साइंसेस के अंदर प्रोफेसर साहब हैं, वो ये कहते हैं, who studied that likely impacts of sunshade and aerosol schemes on the climate। वो ये बताते हैं कि जो आप ये स्कीम्स बता रहे हैं उसका क्या एक इम्पैक्ट हो सकता है। वो ये कहते हैं कि यू मे ब्रिंग ग्लोबल टेम्परेचर बैक टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। हो सकता है कि आप दुनिया का जो टेम्परेचर है वो उसी पॉइंट पे ले आए कि जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले था। लेकिन रिस्क इज दैट पोल्स विल स्टिल बी वार्मर देन दे शुड बी, एंड द ट्रॉपिक्स विल बी कूलर देन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उससे क्या कि जी पोल्स फिर भी गर्म रहेंगे, और जो ट्रॉपिक्स जोन हैं वो वैसे ही ठंडे रहेंगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले थे। ऐसी चीजों को, ऐसे सिनेरियोज को अवॉइड करने के लिए वो कहता है कि आप जो प्रोजेक्ट है उसको हाफ स्ट्रेंथ के ऊपर लेके आए। ऑल ऑफ विच reinforces his views that the best option is to avoid the need for geoengineering altogether। तो सबसे जो वो है वो ये कि जियो इंजीनियरिंग की जरूरत को अवॉइड किया जाए। द बेस्ट ऑप्शन इज टू अवॉइड किया जाए जियो इंजीनियरिंग की जरूरत को, यानी जियो इंजीनियरिंग की जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए और दूसरे भी तरीके निकाले जाए। द मेन रीजन वाई जियो इंजीनियरिंग इज सपोर्टेड बाई मैनी इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, बहुत ज्यादा जिनसे साइंटिफिक कम्युनिटी में लोग जियो इंजीनियरिंग को सपोर्ट करते हैं, वो ये है
कि मोस्ट रिसर्चर्स हैव लिटिल फेथ इन द एबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू एग्री। तो वो ये कहते हैं कि जितनी रिसर्च वगैरह हम बात करते हैं तो अब अक्सर पॉलिटिशियंस उसको मानेंगे नहीं। एंड देन ब्रिंग इन द नेसेसरी कार्बन कट्स, और जो जरूरी कार्बन कट्स हैं यानी कार्बन की जो मिकदार है हवा में शामिल हो रही है उसके अंदर कट्स वगैरह, मतलब उसमें कमी नहीं पैदा करेंगे। इवन लीडिंग द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या कहती हैं, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द पोटेंशियल ऑफ जियो इंजीनियरिंग, कि जियो इंजीनियरिंग का जो पोटेंशियल है उसको इन्वेस्टिगेट फर्दर करना चाहिए। डॉक्टर मार्टिन हैं, क्लाइमेट चेंज एडवाइजर हैं वर्ल्ड वाइड फंड्स इस प्रोग्राम के अंदर। वो कहते हैं जी ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज हैज ब्रॉट ह्यूमैनिटी टू अ पोजीशन वेयर वी शुड नॉट एक्सक्लूड थिंकिंग थॉरली अबाउट इट, अबाउट दिस टॉपिक एंड इट्स पॉसिबिलिटीज, कि हम जो उनसे हैं क्लाइमेट चेंज को ह्यूमैनिटी के अंदर इस पोजीशन पे ले आए हैं कि जहाँ पे हमें चाहिए कि हम एक्सक्लूड करें थिंकिंग को इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में और इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में। ये जी पूरा हमारा मैसेज हो गया है जिसकी ट्रांसलेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।